केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे थे। केमिकल काइनेटिक्स में काफ़ी चीज़ हो गया है, तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे रिएक्शंस में एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा या एंडोथर्मिक रिएक्शन, इस पे 2021 में नीट में भी सवाल आया था। तो आइए बच्चों पढ़ते हैं। हेडिंग लिखिए कैलकुलेशंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। कैलकुलेशंस ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैलकुलेट करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें बच्चों जो है हम लोग जो है दो तरीके के रिएक्शंस पढ़ेंगे। आप जानते हैं एक रिएक्शंस होती एक्सोथर्मिक और एक रिएक्शंस होती एंडोथर्मिक। तो आओ देखते हैं। पहला जो है रिएक्शंस जो है एक्सोथर्मिक के लिए। तो बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आप डेल्टा एच की जो वैल्यू देखते हैं, एंथैल्पी चेंज की वैल्यू देखते हैं, उसकी निगेटिव होती है। अगर इसको देखा जाए तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है एच पी माइनस एच आर, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। अगर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अगर रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी हो जाए और ये वैल्यू छोटी हो जाएगी तो वैल्यू निगेटिव आएगी। तो अगर हमें वैल्यू नेगेटिव लाना है तो आप ये जानते हैं एच आर की वैल्यू बड़ी हो जाए एच पी से, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट की वैल्यू बड़ी हो जाए एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से। जैसे अगर इसकी वैल्यू मान लो 5 किलो जूल है और इसकी वैल्यू 10 किलो जूल है, तो ये 10 ज़्यादा होगी, तो 5 माइनस 10 करेंगे तो -5 आएगा। तो इसका मतलब ये है। अगर इसे हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो देखते हैं ग्राफ में। तो ये रिएक्शंस कोर्स होती है या रिएक्शंस कोऑर्डिनेट कहते हैं, कोऑर्डिनेट। और रिएक्शंस कोऑर्डिनेट हो गई और इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इसे बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी कहते हैं। तो अगर आप देखा जाए कि अगर जो है डेल्टा एच, अगर ये देखा जाए कि आपका ये पोटेंशियल बैरियर है और एक रिएक्टेंट है, जैसे मान लो रिएक्टेंट्स है और ये प्रोडक्ट है, तो ये एच आर होगा रिएक्टेंट्स और ये एच पी में चेंज होगा। तो अभी आपको पढ़ाया मैंने पिछले लेक्चर में कि अगर रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल होंगे उसमें से जितने भी मॉलिक्यूल्स यानी फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल जो होंगे वो जाएंगे पहले एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, यानी ट्रांजिशन से जोन बनेंगे, फिर यहाँ से कुछ एनर्जी निकलेगी, एनर्जी निकलने के बाद वो चेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट में। तो ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। अगर ये देखा जाए ये डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है, ये डेल्टा एच की वैल्यू जो है ये एंथैल्पी ऑफ चेंज होती है। तो यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में गए हैं तो ये जो चेंजिंग होगी वही एंथैल्पी ऑफ चेंज कहलाती है। अगर रिएक्टेंट की वैल्यू, अगर यहाँ से यहाँ पे आप जाते हैं तो रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी होगी और उसमें से अगर एनर्जी आप बाहर से देते हो तो ये एनर्जी प्लस बाहर एनर्जी जाके थ्रेशोल्ड के बराबर होती है। तो इसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्टेंट की एक्टिवेशन एनर्जी है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है तो कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड्स। प्रोडक्ट से जो है यानी ये कॉम्प्लेक्स बना होगा, कॉम्प्लेक्स एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये फ़ौरन वहाँ से डिसोसिएट होकर एनर्जी निकाली होगी, तो इस वाले को बोलते हैं एनर्जी ऑफ बैकवर्ड्स। अब आपको पहचानना होगा, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है तो आपको देखना होगा जो रिएक्टेंट है, ये जो रिएक्टेंट होगी थ्रेशोल्ड के पास होती है। यानी देखो ये थ्रेशोल्ड के काफ़ी पास है और ये थ्रेशोल्ड है तो प्रोडक्ट थ्रेशोल्ड से दूर है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। अगर आप देखा जाए यानी ये जो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है या थ्रेशोल्ड बैरियर है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी या थ्रेशोल्ड बैरियर बोलते हैं। तो अगर हम इसको और इसको जोड़ लेते हैं, यानी अगर हम कह दें डेल्टा एच ये
और प्लस बच्चों ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशंस, अगर आप जोड़ देते हैं तो ये ईबी के बराबर हो जाता है, एंथैल्पी ऑफ बैकवर्ड के। तो आप ये भी कह सकते हैं कि डेल्टा एच ही रोक लो, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये और प्लस ये, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा बराबर, इसको जोड़ दीजिए प्लस ही जो, तो एंथैल्पी ऑफ डेल्टा एच जोड़े हैं फिर एंथैल्पी ऑफ जोड़े हैं तो ये बराबर हो जाएगी। तो कहेंगे एंथैल्पी ऑफ बैकवर्ड्स बराबर होता है डेल्टा एच प्लस ये डेल्टा एच, ये इंथैल्पी नहीं है, सॉरी, इसे क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। तो कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड बराबर डेल्टा एच और एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड। बच्चों एक बार मैं इसको फिर समझा देता हूँ। एंथैल्पी ये है, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की है और एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड की है। अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड को ये आप लेते हैं तो उसमें से इसके बराबर तब होगी जब इसको और इसको आप जोड़ देते हैं, तो ये इंथैल्पी होती है और ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की होती है। तो ये रहा, तो आपके जो है डायग्राम ये हो गया। अब एक क्वेश्चन इस बार आया था, नीट 2021 का सवाल था, जो कि सेम सवाल था, आपको ग्राफ बताना था। तो बच्चों इसे नोट कर लीजिए, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक बार मैं फिर आपको फिर समझा देता हूँ। रिएक्टेंट से जो आप यहाँ जाते हैं थ्रेशोल्ड पे, तो ये वाली एनर्जी कहलाती है एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की, और अगर आप यहाँ से यहाँ आते हैं तो ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की होती है। बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी जो बैकवर्ड की है, इसके बराबर आप इनको और इनको जोड़ देंगे तो टोटल बराबर हो जाएगी ये, ठीक है। अब आपको इस बार जो है जो क्वेश्चंस आए थे नीट 2021 का सवाल था, उस पे हम आते हैं और ये मेरे पास क्वेश्चंस हैं। तो इसको मैं, आप नोट्स करना चाहें तो इसको नोट कर लीजिए। और सेम क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा। तो ये एक्सोथर्मिक था। अब इस पे आपको मैं क्वेश्चंस हैं, कह रहा है फॉर ए रिएक्शन A to B enthalpy of reactions is -4.2 किलोजूल पर मोल, कह रहा एंड enthalpy of activation is 9.6 किलोजूल पर मोल। The correct potential energy profile for the reactions is shown in ऑप्शन। बच्चों ये नीट का इसी साल का सवाल था, नीट 2021 का क्वेश्चन है। ये डायग्राम है, डायग्राम फर्स्ट। यहाँ लिखा है पोटेंशियल एनर्जी और इधर लिखा है रिएक्शन प्रोग्रेस, ये है ए, ये है बी, ये बी ऑप्शन है।
रिएक्शंस प्रोग्रेस है, पोटेंशियल एनर्जी है। ए से बी, ये 4 डायग्राम है। बच्चे को बार पढ़ देता हूँ। ये क्वेश्चन इसी साल नीट 2021 का सवाल था। क्या है, कह रहा फॉर ये रिएक्शंस ए टू बी, यानी रिएक्शंस जो है ए से बी, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस इज, यानी डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, एंड इंथैल्पी ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी दिया है 9.6 किलो जूल पर मोल। कह रहा द करेक्ट पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल फॉर द रिएक्शन इन सून इन द ऑप्शंस। यानी ये डायग्राम बना के पूछा है, तो आपको सिर्फ पहचानना होगा ये, इसमें सिर्फ एक चीज़ दिया है, ये इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, यानी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस यहाँ दिया है, यानी डेल्टा एच की वैल्यू दिया है, कितना दिया है, -4.2 किलो जूल पर मोल, ये दिया है। हमें कुछ नहीं देखना, ये देखना है कि ये इसका मतलब होता है निगेटिव, यानी डेल्टा एच की वैल्यू क्या दिया है, निगेटिव में दिया है। अभी मैंने डायग्राम बना के बताया कि डेल्टा एच की वैल्यू निगेटिव है, यानी रिएक्शंस कैसा है, एक्सोथर्मिक है। तो आप इससे कहेंगे डेल्टा एच निगेटिव में, ये वैल्यू दिया, इससे कोई मतलब नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे, ये रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक है। और एक्सोथर्मिक में अभी मैं आपको बताया, जो रिएक्टेंट होती है, यानी सबका ये पोटेंशियल बैरियर यही होगा, ये आपका पोटेंशियल बैरियर है, ये सबका पोटेंशियल बैरियर है, ये सबका आपका क्या है, पोटेंशियल बैरियर है। तो आप में देखिए कि पोटेंशियल बैरियर के पास रिएक्टेंट की, यानी जो रिएक्टेंट होगा आपका ये ए, इनके जो पोटेंशियल बैरियर बताया था, यानी ए की वैल्यू इसके पास यानी पास में होगी। यानी अभी आपको बताया था कि ये डायग्राम जो बताया था मैंने आपको बना के, एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है, कि एक्सोथर्मिक मतलब ये था कि डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, यानी आर की वैल्यू क्या हो, ज़्यादा हो, एच पी हो। यानी जो आर है इसकी वैल्यू नहीं, इसकी जो डायग्राम में देखेंगे, ये थ्रेशोल्ड जो वो है, लेवल है, यानी थ्रेशोल्ड बैरियर के पास में होना चाहिए। तो और देखते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर के पास में कौन है, तो यहाँ रिएक्टेंट है, थ्रेशोल्ड बैरियर यहाँ पे है, तो यानी ये तो देख रहा है कि पास में है। इस डायग्राम में देखेंगे काफ़ी गैप हो जाती है, यानी दूर है। इस डायग्राम में देखेंगे, यानी इसमें क्या है, रिएक्टेंट अगर ये है, प्रोडक्ट ये है, तो दोनों बात, यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड के पास हो और जो प्रोडक्ट हो थ्रेशोल्ड बैरियर से दूर हो, तो इसमें दोनों बराबर हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, प्रोडक्ट थ्रेशोल्ड के पास है और रिएक्टेंट जो है थ्रेशोल्ड से दूर है। यानी अभी मैं इस डायग्राम को पढ़ाने वाला हूँ, ये डायग्राम चली जाएगी इंडोथर्मिक रिएक्शंस में। इसमें क्या है, प्रोडक्ट पास है थ्रेशोल्ड बैरियर के, लेकिन रिएक्टेंट दूर है, ये भी नहीं होगा। आपको क्या करना है, रिएक्टेंट थ्रेशोल्ड बैरियर के पास में होना चाहिए, प्रोडक्ट दूर है, तो इसका मतलब सिर्फ निगेटिव से पहचान लेंगे कि ये आंसर होगा। बच्चों एक बार फिर समझा देता हूँ, एच पी माइनस एच आर देखेंगे तो जो आपके रिएक्टेंट की वैल्यू हो और जो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल्स हैं, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के पास में होना चाहिए। अगर थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के पास में हो जाता है तो वो बताते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का डायग्राम है। अगर थ्रेशोल्ड लेवल से प्रोडक्ट जो है वो दूर है, तब भी आप कह सकते हैं कि जो है एक्सोथर्मिक है। उसका उल्टा बोल दो, प्रोडक्ट जो है थ्रेशोल्ड के पास हो जाए, रिएक्टेंट दूर हो जाए, इसका मतलब ये डायग्राम होगा। तो इसको हम पढ़ाने अब जा रहे हैं, ये वाला डायग्राम कहलाएगा इंडोथर्मिक्स। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या क्वेश्चंस आपने दिए, एग्जाम दिए होंगे, तो इसी साल का पेपर था और जो आपको मैंने पढ़ाया था ये वही क्वेश्चंस हैं। आगे चलते हैं, अब आप पढ़ने जा रहे हैं इंडोथर्मिक रिएक्शंस।
एक्सो आपका हो गया। अब इंडो में, तो इंडो में ये डायग्राम हो जाएगा। तो अगला आपको पढ़ा रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक का मतलब आप सोचते हैं कि डेल्टा एच बराबर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। डेल्टा एच होता क्या है, डेल्टा एच बराबर बच्चों एच पी माइनस एच आर। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव लाना है, अगर बराबर पॉजिटिव लाना है तो किसकी वैल्यू बड़ी हो जाए, एच पी की वैल्यू बड़ी हो जाए एच आर से। मान लो ये 10 है किलो जूल है और ये 5 किलो जूल है, तो वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में। तो इसे क्या बोलेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस है। अब इसको अगर डायग्राम से देखा जाए तो डायग्राम का मतलब ये आपका ये वाला जो है पोटेंशियल एनर्जी होगी और ये रिएक्शंस प्रोफाइल या रिएक्शंस कोर्स होगा। इसको रिएक्शन कोऑर्डिनेट कह सकते हैं या प्रोग्रेस कह सकते हैं, जो भी आपको जैसे भी बताया था। रिएक्शन कोऑर्डिनेट है और ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो अभी आपको बताया, मान लो ये थ्रेशोल्ड बैरियर है या ये रहा थ्रेशोल्ड पोटेंशियल से। तो आपकी क्या करेंगे, ये आपका मान लो एच आर है, रिएक्टेंट वैल्यू है, और ये एच पी है। तो पहले रिएक्टेंट जाके थ्रेशोल्ड को टच करे, फिर इसमें पोटेंशियल, इसमें प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगी। अब अगर मान लो अभी आपसे ए से बी कहा जाए तो ये ए होगा और ये बी होगा, जैसे क्वेश्चंस कहा है। तो इनके बीच में अगर देखा जाए गैप यानी ये, तो ये कहलाती है डेल्टा एच। अगर रिएक्शंस यहाँ से टच किया होगा तो यानी जो आपका ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी और उसमें बाहर से एनर्जी देते हैं, तो उसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। जाके प्रोडक्ट यानी यहाँ एक्टिवेटेड जो कॉम्प्लेक्स होता है वहाँ जाके पहुँच जाती है, फिर प्रोडक्ट में चेंज हो जाती है। तो ये वाली कहलाएगी आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, किसकी, फॉरवर्ड की। अब ये जो है ट्रांजिशन जोन पहुँच के अगर प्रोडक्ट में चेंज होती है तो कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बैकवर्ड की। तो आपकी डेल्टा एच और बैकवर्ड बनाएंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। तो कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बराबर डेल्टा एच प्लस ई बी। अगर इसमें से आप घटा लीजिए ई फॉरवर्ड माइनस ई बैकवर्ड तो बराबर डेल्टा एच को हो जाता है। अब इस डायग्राम से देखेंगे, ये आपका थ्रेशोल्ड बैरियर है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल्स है, ये वाली इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड बैरियर्स। तो कहेंगे कि रिएक्टेंट जो है थ्रेशोल्ड बैरियर से काफ़ी दूर है, प्रोडक्ट थ्रेशोल्ड बैरियर के पास है। अगर प्रोडक्ट थ्रेशोल्ड बैरियर के पास है तो ऐसे रिएक्शन को हम एंडोथर्मिक कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट जो होगी, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज नियरेस्ट टू थ्रेशोल्ड बैरियर, ये इसकी पहचान होती है। अगर ये पॉइंट आपको पता है कि प्रोडक्ट थ्रेशोल्ड बैरियर के पास है तो ऐसे डायग्राम को हम बोलेंगे एंडोथर्मिक डायग्राम्स। तो जो भी क्वेश्चन बताया था, जो यहाँ पे ऑप्शन था, यानी जो है अगर ये ए है ये बी है तो ये ऑप्शन सी रहा होगा सेम डायग्राम की तरह। तो उसमें जो है कहेंगे ये एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बैरियर के पास में है, इसका मतलब इस रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक। क्वेश्चंस क्या होता है, लैंग्वेज में दिया था, उसमें वैल्यू लिखी थी। जैसे मान लो अभी लिखा हो डेल्टा एच इक्वल टू प्लस 3.2 किलो जूल पर मोल, तो प्लस में दिया है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा और एंडोथर्मिक रिएक्शंस को आप ऐसे पहचान लेंगे। तो बच्चों एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन से भी क्वेश्चंस आते हैं। इसी साल क्वेश्चन आया था, नीट 2021 में आया था और आपको मैंने क्वेश्चंस दिखाया। अब हम आगे चलते हैं, इसके आगे आपको पढ़ाएंगे कि कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है इस एक्टिवेशंस बैरियर पे, इक्विलिब्रियम पे, गिब्स एनर्जी पे, रेट ऑफ रिएक्शंस पे। तो बच्चों अब आते हैं इसके आगे पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट का इफेक्ट देखते हैं और इस कैटालिस्ट के इफेक्ट से ये पता चल जाएगा कि रेट ऑफ रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट होती है। ठीक है,
तो आओ देखते हैं इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट किसके ऊपर, रेट ऑफ द रिएक्शंस पे। कई सारे चीज़ों पे देखेंगे, रिएक्शंस के रेट के अलावा भी कई सारे चीज़ों पे देखेंगे कि कैटालिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शंस पे क्या इफेक्ट होगी। तो बच्चों अगर आप एनसीईआरटी पे जाइए तो एनसीईआरटी का आपका जो है ये डायग्राम, ये क्वेश्चन पेज नंबर 114 पे ये दिया है। क्या दिया है, एक लिखा हुआ KClO3, अगर इसमें आप MnO2 डाल देते हैं, ये रिएक्शंस दिया हुआ है, तो KCl बन जाती है और प्लस O2 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है 2 दिया है, ये 3 दिया है। ठीक, ये रिएक्शंस है। यानी इसका मतलब MnO2 एक तरह का कैटालिस्ट है। अगर ये पॉजिटिव कैटालिस्ट होगी तो इसके रेट ऑफ रिएक्शंस को बढ़ा देगी, यानी ये टूट के ये ज़्यादा बनेंगे। सिंपल भाषा में है कि कैटालिस्ट के डाल देने से रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाती हैं। बच्चों ये चीज़ें जो है सबके ऊपर लागू होती है। जैसे मान लो दो रूम पार्टनर हैं और एक रूम पार्टनर डेली क्लास करने जाता है, पढ़ के आता है, तैयारी करता है, और एक आराम से जो है ठंड का मौसम है खूब आराम से सोता है, लिहाफ ले लिया, उसके अंदर लेट के मनन कर रहा है, सो रहा है। ऐसी गाड़ी चलती रही 2-4 महीना, फिर उसके बाद तुम्हारा पार्टनर कहता है कि भैया यहाँ क्या करने आप आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके यहाँ 100 बीघा पुदीना बोया है कि पुदीना बेच के जो है वो काम हो जाएगा। यानी आप जाइए, कोचिंग करिए, तैयारी करिए ढंग से और जो है पढ़िए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर ऐसी कुछ बात बोल दे जो आपको लग जाए, यानी आप खूब अच्छी तरह से आपका रेट बढ़ जाए, तो यही चीज़ें हैं कि अगर किसी रिएक्शंस को या कोई सोते हुए उसको जगा दिया जाए, ऐसी बात बोल दिया जाए, यानी वो चीज़ें जो चीज़ हो रही थे उसमें तेज होने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे कि ये काम तेज होने लगी, यानी रिएक्शंस की रेट बढ़ जाएगी। तो आओ देखते हैं इन चीज़ों को कि अगर आप इसमें डालते थे, अगर नहीं डाल रहे थे तो हो सकता है टूट के बन रहा होगा और काफ़ी टाइम लग रहा होगा, लेकिन जब आपने इसको डाला तो बच्चों ये रिएक्शंस तेज हो गई, यानी इसकी बनने की दर बढ़ गई। तो आओ इसको डायमेंडली पढ़ते हैं और एनसीईआरटी पे चलिए। बच्चों एनसीईआरटी में डायग्राम बना है और इस डायग्राम को समझते हैं। तो आओ देखते हैं, डायग्राम से समझाते हैं, फिर इसका कुछ पॉइंट बताते हैं। फिर वही चीज़ें, ये रिएक्टेंट होगा, वो प्रोडक्ट होगा। तो इस डायग्राम से अगर आप देखेंगे तो ये डायग्राम है आपका। इस वाले को हम बोलते हैं रिएक्शंस कोऑर्डिनेट, और इस वाले को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, और इसको मान लो कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड बैरियर है या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल है। इसको मैक्सिमम एनर्जी बोल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम। अब मान लो कोई रिएक्टेंट है, हम ये नहीं बता रहे हैं कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, हम इससे कोई मतलब नहीं है। हम ये चीज़ आपको बता रहे हैं कि मान लो ये रिएक्टेंट है और इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होना है। तो ये रिएक्टेंट गया, थ्रेशोल्ड को टच किया और किस में चेंज हो जाएगा, ये प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। तो ये रिएक्टेंट आपका मान लो ये है, यहाँ से उठा, इसको टच किया और प्रोडक्ट में चेंज हो गया, प्रोडक्ट में चेंज हो गया। ये प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो आप क्या कहेंगे कि ये क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, और ये क्या होगा, जो बनेगा उससे क्या बोलोगे, प्रोडक्ट होगा। ये कहानी कब है, ये कहानी जब है जब इसमें कैटालिस्ट नहीं पड़ा है। तो ये डायग्राम जो दिखा रहे हैं, ये वाला लाइन, तो ये कह देंगे कब की है, विदाउट कैटालिस्ट, विदाउट कैटालिस्ट। बच्चों एक चीज़ तुम जान सकते हो, जब कोई डायग्राम हम बनाते हैं या हम पढ़ते हैं तो इस चीज़ को आपको समझाने के लिए होती है। अब आप मान लीजिए कि इसमें कैटालिस्ट नहीं डाल रहे, तो ये रिएक्शन धीरे धीरे टूट के बन रहा था।
अब अगर आप इसमें MnO2 डाल दिया, या मान लीजिए आप अमोनिया बना रहे थे तो H2O2 था, उसमें आयरन का आपने छिलका डाल दिया, यानी आयरन के पीस डाल दिए, ठीक है, तो क्या होगा, रिएक्शन तेज हो जाती है। तो तेज क्यों होती है, कह रहे हैं कैटालिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ जाती है। ये बात अगर मैं लिख देता हूँ कि ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ये बात है कि अगर आप कैटालिस्ट डाल देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है, यानी रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाती है। तो क्या रीजन है कि रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाती है? तो इसको जानने के लिए बच्चों आओ देखते हैं कि अगर तेज होती है तो कैसे होती है, इसको देखते हैं। तो अगर देखते हैं क्या हो सकता है, एक तो ये रिएक्टेंट यहाँ से उठेगा, थ्रेशोल्ड पे जाएगा, फिर चेंज होगा। तो अगर एक तरीका तो ये भी है कि अगर मतलब ये पोटेंशियल जो बैरियर है, ये आपका ये जो पोटेंशियल, ये पूरी लाइन जो पोटेंशियल बैरियर है या थ्रेशोल्ड लेवल है, इसी को थ्रेशोल्ड लेवल भी कहते हैं, इसको नीचे कर दो। तो जब आप कैटालिस्ट डालेंगे तो ये रिएक्शन उठेगी, उठने के बाद यहाँ गई और उसके बाद ये धीरे धीरे प्रोडक्ट में चेंज होगी। तो अगर हम ये लाइन खींचते हैं, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी वाली, तो पोटेंशियल एनर्जी की लाइन खींचोगे बच्चों तो ये पोटेंशियल एनर्जी की लाइन आपको ये दिख रही है, यानी ये कौन सी लाइन है, ये बैरियर वाली लाइन है, आपको ये जा रही है ये। तो ये लाइन तो आपकी पोटेंशियल बैरियर की हो गई। कब होती है ये वाली? ये वाली जो है आप कहेंगे विद कैटालिस्ट है, कैटालिस्ट है, यानी कैटालिस्ट के डालने पे है। पोटेंशियल बैरियर यहाँ थी, अब यहाँ आ गई, तो इसका मतलब क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी बच्चों? ये वाला जो हमने लाइन लिखा है इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे, डायग्राम हाउच पाउच ना लगे। तो ये वाली जो लाइन आपकी जा रही है ये पोटेंशियल बैरियर है, और हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये वाली ग्राफ गई थी तो ये था विदाउट कैटालिस्ट, आउट कैटालिस्ट, यानी बिना कैटालिस्ट के थी। अब देखो क्या क्या हुआ, जब ये विदाउट कैटालिस्ट थी तब यहाँ से ये जाती थी, एक्टिवेशन एनर्जी ये वाली थी। ये कौन सी वाली थी बच्चों? एक्टिवेशन एनर्जी आपकी ये फॉरवर्ड वाली थी, और उसके बाद फिर ये यहाँ से जो है गया है, ये वाली एक्टिवेशन एनर्जी आपकी बैकवर्ड थी। तो कैटालिस्ट के डालने से क्या क्या हो सकता है? पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट, प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ऑन दी प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट के डालने से पहला पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगी? पोटेंशियल बैरियर कहाँ हो जाएगी? कम हो जाती है, कहेंगे डिक्रीज दी पोटेंशियल बैरियर। और कैटालिस्ट के डालने से रिएक्शन कैटलाइज तो होगी, तो कहेंगे रिएक्शन कैटलाइज करेगी और एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड, फॉरवर्ड और बैकवर्ड को दोनों कम कर देगी। क्यों? जब कैटालिस्ट नहीं था तब ये था, यहाँ लेवल थी फॉरवर्ड की, और यहाँ से यहाँ लेवल थी बैकवर्ड की, यानी ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड की थी और यहाँ से जब आ रहे तो ये बैकवर्ड की थी। तो ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट कहेंगे, ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशंस एनर्जी फॉरवर्ड, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड as well as backward, एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड, यानी एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की दोनों को साथ में कम करेगी, या कह सकते हैं साइमल्टेनियसली डिक्रीज करेगी। तो अगर कैटालिस्ट के डालने से एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड और बैकवर्ड की दोनों कम होगी, तो इसका मतलब है थ्रेशोल्ड लेवल कहाँ आ जाएगी? और नीचे आ जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि
कैटालिस्ट के डालने से साइमल्टेनियसली एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है बैकवर्ड और फॉरवर्ड की। तो क्या हो जाएगी, तो अगर साथ साथ कम होगी तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। कह रहे हैं डिक्रीज, ये डाल लो, ये लाइन पूरा लिखा, ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड्स, ठीक है, एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी क्योंकि थ्रेशोल्ड लेवल कम हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शंस क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज अर्लियर, पहले इक्विलिब्रियम आ जाएगी, तो कहेंगे इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज या इक्विलिब्रियम स्टेबल कह सकते हैं, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज अर्लियर, ये हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड बैकवर्ड कम होगी, इक्विलिब्रियम पहले आ जाएगा, तो ये भी तो कह सकते हैं कि थ्रेशोल्ड बैरियर भी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, थ्रेशोल्ड लेवल कम हो जाएगी। थ्रेशोल्ड लेवल अगर यहाँ थी तो थ्रेशोल्ड लेवल अब यहाँ आ गई, तो कहेंगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट थ्रेशोल्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, या थ्रेशोल्ड बैरियर जो होगी नीचे आ जाएगी। कहेंगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट थ्रेशोल्ड बैरियर लेवल डिक्रीज, नीचे आ जाएगी, कम हो जाएगी, यानी थ्रेशोल्ड पोटेंशियल लेवल यहाँ थी तो ये नीचे यहाँ पे आ गई, तो कहेंगे थ्रेशोल्ड बैरियर या थ्रेशोल्ड पोटेंशियल की लेवल कम हो जाएगी। ये चीज़ हो गया। बच्चों इसे नोट कर लीजिए, और पॉइंट मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि एक एक पॉइंट करके आपको याद करना है। ये चीज़ हो गया। इक्विलिब्रियम पहले तो आएगी, लेकिन कैटालिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये ध्यान याद रखिएगा, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं करते हैं। कहेंगे ऑन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट या इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज अर्लियर बट डज नॉट इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम। ये लाइन आपको जोड़ना होगा। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसको आगे चलता हूँ, तो आप ये लाइन लिख सकते हैं, मिटाता हूँ इसको। ये बात आप कह सकते हैं कि जो है कैटालिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इक्विलिब्रियम पहले आ गई, अब उसी में एक लाइन जोड़ना था। क्या जोड़ सकते हैं, ये लाइन आप जोड़ देंगे कि कैटालिस्ट डज नॉट इफेक्ट, कैटालिस्ट डज नॉट इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम्स, इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। कैटालिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम पहले तो आ जाएगी, लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, नुकसान नहीं करेगी, इफेक्ट नहीं डालेगी। एक चीज और कह सकते हैं कि कैटालिस्ट के डालने से रेट ऑफ रिएक्शंस बढ़ गई, ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड की एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई, इक्विलिब्रियम पहले आ गई, रिएक्शंस तेज हो गई, लेकिन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ना गिब्स एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा। तो कह रहे हैं कैटालिस्ट कह रहा है डज नॉट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कैटालिस्ट डज नॉट इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मतलब के, जो आप के कहते हैं। तो ये तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, पूरे केमिस्ट्री की बात करते हैं। पूरे केमिस्ट्री में कहीं के आ जाए, के बी हो, के डब्ल्यू हो, के एच हो, के एस पी हो, ठीक है, कहीं भी चाहे जहां जो भी रिएक्शंस पढ़ेंगे अगर के आएगा तो कहीं भी किसी भी के पे इक्विलिब्रियम का कोई फर्क नहीं आता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इस पे उसको कांस्टेंट कहते हैं। जैसे के डब्ल्यू तो ये वाटर कांस्टेंट,
Ka तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, एसिड के लिए होगा, ये बेस के लिए होगा, ठीक है। Ksp होगा, सॉल्बिलिटी प्रोडक्ट होगा, Kh होगा, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा। ऐसे करके जितने K हैं कैटालिस्ट के डालने से इन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई भी कांस्टेंट हो। इक्विलिब्रियम पे कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी, इक्विलिब्रियम पे भी कोई नहीं फर्क पड़ेगी। इक्विलिब्रियम को पहले ले आएगा, अर्ली होगी। जैसे मान लो इक्विलिब्रियम आ रही थी, मान लो आधे घंटे में, 30 मिनट में, तो कैटालिस्ट के डालने से इक्विलिब्रियम हो सकता है 15 मिनट में आ जाए, 20 मिनट में आ जाए, लेकिन समय कम लगेगा, जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाएगी। लेकिन इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगी। ये चीज हो गया। अगर आपसे कहा जाए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, यानी जिसे कहते हैं गिब्स एनर्जी, तो गिब्स एनर्जी पे भी कोई चेंज नहीं होती है। कहेंगे कैटालिस्ट डज नॉट चेंज गिब्स एनर्जी, कैटालिस्ट डज नॉट चेंज गिब्स एनर्जी। गिब्स एनर्जी आप समझते हैं, डेल्टा जी को बोलते हैं से गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ती है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी की वैल्यू जो है आपको बता चुके हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है, या क्या कहेंगे, डेल्टा जी इक्वल टू लेस देन 0 है, मीन्स नेगेटिव है, तो रिएक्शंस क्या हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस लगातार होगी, तो कहेंगे स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो जाएंगे तो इसका मतलब कैसा है, रिएक्शंस इक्विलिब्रियम में आ गई, तो कहेंगे रिएक्शंस किस में हो गई, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में हो गई। अगर डेल्टा जी की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा हो जाएगी, यानी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी, तो कहेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी की वैल्यू रिएक्शंस, तो मान लो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, मान लो कि रिएक्शंस जो है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में चेंज हो रही है, लगातार चेंज हो रही है, कोई उसमें ह्यूमन का कोई इफेक्ट नहीं है, अपने आप रिएक्शन हो रही है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। तो बच्चों अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो डेल्टा जी की वैल्यू निगेटिव होगी और गिब्स एनर्जी पे कैटालिस्ट का कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। तो बच्चों ये आप नोट कर लीजिए, और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ सकता है। तो ये चीज़ें जो हैं आपके लिए हैं, ये कैटालिस्ट की बात है। और ये पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात कर रहे हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं। अगर कोई कहता है कैटालिस्ट के प्रेजेंस में क्या होती है, तो आपके सेंस में ये होगा कि ये चीज़ें पॉजिटिव कैटालिस्ट की बात हो रही है। तो बच्चों इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब मैं जो है इसके आगे चलता हूँ और इसके बारे में बताता हूँ। तो बच्चों आओ इसको मिटाता हूँ और आगे चलते हैं कोलोजन थ्योरी ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस। किसी केमिकल रिएक्शंस में कोलोजन थ्योरी क्या होती है, यानी टक्कर की बात करते हैं। तो आप समझते हैं कहीं भी टकराव होती है तो वहाँ तो हीट जनरेट होगी, और हीट जनरेट होगी तो आप समझ सकते हैं कि मारपीट और आगे होती रहेगी। एक तो कहीं टकरा जाते हैं आप लोग तो तुरंत स्टार्ट हो जाती है। और देखते हैं टक्कर क्या है, बहुत टक्कर मारा होगा और इसको दिखाते हैं टक्कर क्या है। तो लिखिए कोलिजन थ्योरी ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, कोलिजन थ्योरी ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, किसी केमिकल रिएक्शन में कोलिजन थ्योरी। तो कहेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैस, जो काइनेटिक थ्योरी गैस की होती उसी पे बेस्ड है। तो कहेंगे इट इज़ बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी, किस पे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ ए गैस, जो गैस होती थी उसी पे बेस्ड थी, ऑफ गैस कह लो या गैसेस कह दो, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो उस पर बेस्ड होती है। अब मान लो आपको देखा जाए कोलोजन्स, तो कोई डिब्बा होगा, मान लो डिब्बा है, डिब्बा बंद है, और इसके यूनिट एरिया में, यानी किसी एक यूनिट, तो जब डिब्बा में कोई रिएक्शंस भरी होगी, और मान लो ये डिब्बा है और इस डिब्बे में रिएक्शंस हो रही है। रिएक्शंस का मतलब क्या है, कोई भी रिएक्शंस होगी। तो जैसे मान लो ये ए है, गैस के फॉर्म में है, और बी है गैस के फॉर्म में, तो इससे क्या बनेगी, प्रोडक्ट।
तो मान लो ये जो ए बी गैस के फॉर्म में है, प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है, या ए बी मान लो, कभी कभी गैस कहते हैं, डायरेक्ट कहो ए और बी है, ठीक। अब ये गैस कह देंगे तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम गैस पढ़ाने लगेंगे, क्योंकि हम आपको रिएक्शंस पढ़ा रहे हैं। तो रिएक्शंस क्या होती हैं, मोल अपान लीटर में भी होती है और गैस में भी होती है, यानी एटमॉस्फेयर भी होती है। तो हमने इसको गैस हटा दिया, जिसमें पूछा हो उस पर कहिएगा। तो हमने कहा कोई रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, प्रोडक्ट बनती है। अब ये रिएक्टेंट मोल अपान लीटर में हो जाएगा, ये रिएक्टेंट मोल अपान लीटर में होगा, यानी कंसंट्रेशंस के फॉर्म में होगा, और इससे बच्चों प्रोडक्ट बनेगा। तो मान लीजिए ए और बी इस डिब्बे में पैक है, तो इस यूनिट एरिया, ये तो ये यूनिट एरिया मतलब ये वॉल्यूम हो गया, तो इस जगह पे 1 सेकंड में कितनी टक्कर होती है, तो उस टक्कर को बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो आप किसी यूनिट एरिया में 1 सेकंड के अंदर जितने टक्कर हुए हैं ए और बी की, उसे बोलेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो हेडिंग लिखिए, कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, उसको बुक में एनसीईआरटी में जेट से कहा गया है। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को जेड कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, द नंबर ऑफ कोलिजन, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शंस, ठीक है। किसी रिएक्शंस के यूनिट वॉल्यूम में 1 सेकंड में जितने टक्कर होते हैं, द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकंड इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शंस, यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शंस इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ये रहा। तो कह रहा है कि कोई रिएक्शंस है, वो रिएक्शंस किसी वॉल्यूम में है, आयतन में है, उसके यूनिट जगह पे अगर यूनिट वॉल्यूम में, यूनिट माने इकाई, 1 सेकंड पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में जो टक्कर होती है उसे बोलते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर आप ये बताइए, अगर किसी डिब्बे में बहुत सारे रिएक्टेंट भरे पड़े हैं, जैसे ए बी भरा है, बहुत सारा रिएक्शंस है, उसमें डिब्बे में ए और बी भरे पड़े हैं, तो आप क्या कहेंगे, जितने रिएक्टेंट हैं सबके सब प्रोडक्ट में जाएंगे? नहीं। ऐसे मान लो एग्जाम्पल ले, मान लो 100 बच्चे तैयारी कर रहे हैं नीट के, तो क्या 100 के 100 बच्चे सेलेक्ट होंगे? नहीं। आप ये कहेंगे उनमें से जितने बच्चे थ्रेशोल्ड पे पहुँचेंगे वही प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो ये कभी जरूरी नहीं है कि जितने रिएक्टेंट हो सब के सब प्रोडक्ट में होंगे, नहीं। टकराव होती है, अभी बताया था आपको कि ए और बी में टक्कर होगी, तो इनमें अगर 1 मोल लेते हैं 1 मोल अपान लीटर्स, मोल अपान लीटर मीन्स 1 मोल अपान लीटर, और 1 मोल अपान लीटर लेते हैं, तो 1 मोल मतलब समझते हो, अवागाद्रो नंबर के बराबर इतने सारे ए होंगे, बी में भी उतने सारे ए बी होंगे। इन सबको एक डिब्बे में डालोगे तो सब के बीच में जो टक्कर होगी वो कोलिजन्स होंगे, वो कोलिजन एक जैसे नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। तो जो अलग अलग कोलिजन होंगे, जिसका कोलिजन इफेक्टिव होगा, जिसे इफेक्टिव कोलिजन्स कहते हैं, वही जो है थ्रेशोल्ड पे पहुंचेंगे, यानी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर यानी थ्रेशोल्ड बैरियर पे पहुंचेंगे और वही प्रोडक्ट में चेंज होंगे। तो आप ये भी कह सकते हैं फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, यानी 100 हैं बच्चे हैं, 100 में 5 बच्चे जो इतने लेवल पे पहुंच जाएंगे जो वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे, मींस थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो आप इस बात को कभी नहीं कह सकते हैं कि जितने बच्चे तैयारी करेंगे वो सब के सब प्रोडक्ट में चेंज होंगे, सब के अंदर प्रोडक्ट में चेंज नहीं होंगे। तो ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहलाती थी। अब अगर मान लो हम देखते हैं, अगर आपसे मैं कहा जाए कि मैं रेट निकालता हूं, तो रेट कहेंगे, रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, आप समझते हैं। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात आएंगे तो ये वही बच्चों की रेट होगी जो कोलिजन्स, जो
फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे जो एक्टिवेशन एनर्जी के जो है बराबर हो सकते हैं या उनसे ज़्यादा हो सकते हैं, वही लोग जो है बैरियर को क्रॉस करेंगे। तो इसको मैं जो है एक दूसरे भाषा में बताता हूँ बच्चों, इस चीज़ को लेके जो है आपके लिए ये रहा। तो बच्चों यहाँ तक बताया था आपको, ये बता रहा था कि रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, पढ़ाया था कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, वहाँ की बात है। तो यहाँ आप क्या कहेंगे, अगर हम चाहो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निशान लगाएं, चाहे ऐसे कह सकते हैं। डायरेक्टली लगाएंगे तो क्या कहें, डायरेक्टली इक्वल टू एफ। और ये समझाना पड़ेगा, अभी मैंने क्या बताया कि जब सबके सब थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंच पाएंगे तो इसका मतलब कौन पहुंचेंगे, कुछ लोग। उसे क्या बोलते हैं, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। और आप याद करिए फ्रैक्शंस वाले कौन थे, जब आपको आर्हेनियस से क्वेश्चन पढ़ाया था तो ई के पावर पढ़ाया था ना, एक्सपोनेंशियल ई के पावर ई अपॉन आर टी। तो यानी फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हैं, कौन से हैं, फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इक्वल एनर्जी आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। यानी ये वो मॉलिक्यूल थे, वो मॉलिक्यूल थे जो कोलिजन हुआ था, कोलिजन होने के बाद एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो गए थे। ग्राफ दिखाया था ये, जब आपको पोटेंशियल का ग्राफ दिखाया था तो पोटेंशियल जो बताया था ये कि एनर्जी को क्रॉस कर रहे हैं, अगर उसके बराबर होंगे तो यहाँ पहुँच जाएंगे और उससे ज़्यादा होंगे तो आगे निकल जाएंगे। तो ये फ्रैक्शंस वाले वही मॉलिक्यूल से जो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर या उससे ज़्यादा होते थे, तो वही मॉलिक्यूल जो है जाके बैरियर को क्रॉस करते थे। यानी आप कह सकते हैं कि वो प्रोडक्ट में चेंज हो जाते थे। और यही फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल को ही हम कह सकते हैं इन्हीं वाले मॉलिक्यूल जो इफेक्टिव कोलिजन देंगे। यानी इसका मतलब ये कह सकते हैं ये वो टक्कर होंगे जिससे बॉन्ड ब्रेक होगी, थ्रेशोल्ड को पहुंच के प्रोडक्ट में चेंज हो गए। तो इन्हीं वालों को अगर अभी एक हेडिंग बताएंगे इफेक्टिव कोलिजन्स। तो ये फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, तो रेट ऑफ रिएक्शंस यानी ए से बी बना था तो प्रोडक्ट में चेंज हुआ था। तो अगर हम इसका रिएक्शन लिखना चाहते हैं तो कहेंगे रेट इजकल टू रेट ऑफ रिएक्शन इजकल टू क्या लिखेंगे, अगर ये ए बी में से सबके सब नहीं जाएंगे, जिनके फ्रैक्शंस यानी इनमें से अगर एक एक मोल हैं तो उनमें से कुछ कुछ लोग की जो है एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी या उससे ज़्यादा होगी वैल्यू, या कह सकते हैं इफेक्टिव कोलिजन वाले होंगे। तो उन्हीं को हम लिखेंगे तो कहेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इजकल टू जेड ए बी और इंटू एफ। ये जेड कुछ नहीं है, जैसे वहाँ आर्हेनियस कांस्टेंट था ए, वही यहाँ जेड है। तो जेड ए बी क्या है, ये जेड वाला ये है, ये जेड है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, और ये वाला क्या है इफेक्टिव कोलिजन। टक्कर तो सबके अंदर है लेकिन सब लोग प्रोडक्ट नहीं चेंज कर पाएंगे। तो ये जेड ए बी जो है आप कह सकते हैं जेड ए बी क्या है, टोटल कोलिजन्स यानी पूरा टकराव, और एफ क्या है इफेक्टिव कोलिजन्स वाले। इफेक्टिव कोलिजन यानी ये वो टक्कर है जिनसे बॉन्ड ब्रेक हो सकती है, प्रोडक्ट में चेंज होगी। तो ये दोनों है, ये पूरा पूरा मॉलिक्यूल का कोलिजन। जैसे मान लो आपने एक डिब्बा लिया या आपने जो बच्चों एक बर्तन लिया, उसमें चावल भर दिया, आपने गैस सिलेंडर पे रख दिया और ढक्कन बंद कर दिया, प्रेशर कुकर बात नहीं है, किसी पतीले या भिगोने में रख दिया, तो आप नीचे आग लगा देंगे। तो आप देखिए आग लगाएंगे तो वो क्या होगा, चावल आपस में जाएंगे, आग पर एनर्जी लेंगे और ऊपर आएंगे, यानी खट खट लड़ेंगे आपस में, खुट खुट के लड़ेंगे। लेकिन जो ऊपर चावल होगा पानी के लेवल का होगा, हो सकता है नीचे वाला चावल वहां तक आए तो टकराव ना हो। यानी उसमें चावल के अंदर देखोगे तो अलग अलग टकराव होगी, यानी सबकी काइनेटिक एनर्जी नहीं सेम होगी, सबके टक्कर बराबर नहीं होंगे। तो आप क्या करते हैं, कभी कभी ये देखते हैं कि नीचे के चावल पक गया लेकिन ऊपर का चावल नहीं पका होता है। इसका मतलब कि नीचे वाले में रिएक्टेंट जो है आपस में टकराव हुई होगी, तो जिसके टकराव अच्छी तरीके से होगी यानी इफेक्टिव कोलिजन होगा, वही तो पकेगा, वही तो प्रोडक्ट बनाएगा। और जो ऊपर वाले हैं वो नहीं टूटेंगे जल्दी से, यानी कोलिजन इफेक्टिव नहीं होगा। तो यही है, अगर ए और बी लिए हैं तो इनके ए और बी के जितने मॉलिक्यूल होंगे सबके कोलिजन बराबर नहीं होंगे, उसमें कुछ ही मॉलिक्यूल होंगे जिसका इफेक्टिव अच्छी तरीके से कोलिजन होगा और ओरिएंटेशन भी होगा। ध्यान रखिए, कोलिजन के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन से एक वर्ड होता है, अभी मैं पढ़ाऊंगा ओरिएंटेशन के बारे में। तो टकराव उसमें कुछ ही लोग की अच्छी तरीके से होगी, प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा, वही प्रोडक्ट। तो हमने लिखा रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेड ए बी इंटू एफ। ये जेड ए बी का मतलब क्या है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ए और बी के लिए, यानी टू पूरा टक्कर।
और F क्या है, ये आपका फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल है जिनका कोलूजन अच्छी तरीके से हुआ था, जिन लोगों ने प्रोडक्ट बनाया। तो पूरा टक्कर और इफेक्टिव टक्कर ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शंस हो जाएंगे। ये आपके जो है एनसीईआरटी में सवाल है, इंटेक्स का सवाल है, जहां एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूं उसे पूछे इंटेक्स का सवाल है ये। तो अगर क्वेश्चन से लगाना है, उसने पूछा था फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल का में अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालना है तो कैसे निकालेंगे बच्चों। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं आपको बताता हूं। अब ये क्वेश्चन आ चुका है, भी कराता हूं मैं, इस पे देखता हूं या एक इसको प्रूव करता हूं, नीचे इफेक्टिव कोलूजन लिख देता हूं आपको। तो इसको बच्चों प्रूव करोगे तो अगर आप इसे जो है ln के फॉर्म में लेंगे तो कहेंगे ln f इक्वल टू ln e के पावर e अपान RT। तो ये क्या कहलाएगा, ये आगे आ जाएगा तो हो गया ln f, ये आगे आएगा तो माइनस EA अपान RT होगा, और ln e की पावर अगर ln e लिखा है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ln f इक्वल टू माइनस EA अपान RT ये है। अगर EA अपान RT है तो इसको लॉग में चेंज कर लो, तो ln इक्वल टू होता है लॉग में 2.303 लॉग, इसको लॉग में लिखेंगे तो कहेंगे 2.303 लॉग बेस 10 भी होता है, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, माइनस EA अपान RT। 2.303 से इधर आप डिवाइड कर देंगे, यानी दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए, दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा लॉग f इक्वल टू माइनस EA अपान 2.303 RT। बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों, इंटेक्स पे एनसीईआरटी का जो इंटेक्स है उसमें फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल पूछा था, इससे क्वेश्चन लगेगा। तो ये क्या है, जे एफ मतलब जो एफ है ये इफेक्टिव कोलूजन है, यानी ये वही टकराव है जिसमें प्रॉपर टक्कर हुआ था, प्रॉपर ओरिएंटेशन होता, जिनमें प्रोडक्ट में चेंज हुआ था। तो हेडिंग लिख लीजिए इफेक्टिव कोलूजन्स, ठीक है, और इफेक्टिव कोलूजन लिखना जरूरी है, इफेक्टिव कोलिजन्स। इफेक्टिव कोलिजन जो है आपका ये हेडिंग है, स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं आपको इफेक्टिव कोलिजन पढ़ाता हूँ। और एनसीईआरटी के जो इंटेक्स वाले हैं, ये इंटेक्स के सवाल हैं बच्चों, ये 4 पॉइंट आपका जो है 8 वाला इंटेक्स के क्वेश्चंस हैं, इस पे आइएगा। एक 4.8 का सवाल है, एक्टिवेशन पूछा है, ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन अभी कराता हूँ, डबल कर देते हैं। और दूसरा है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है दिया है वैल्यू 2HI तो H2 + I2 बनेगा, इसकी वैल्यू दिया है 209.5। तो कह रहा है कैलकुलेट फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल, यानी ये इंटेक्स का 4.9 वाला सवाल है। तो इसको जो है मैं करता हूँ, और आप बच्चों मेरे पास एनसीईआरटी है और इसमें जो है अब आपको पढ़ना है, हेडिंग जो है मिटा देता हूँ। तो ये इफेक्टिव कोलूजन्स, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे क्वेश्चन है 4.9 वाला, इसको मिटा देता हूँ। और इफेक्टिव कोलूजन्स क्या है, इसका डिफिनीशन, ये वही कोलूजन्स हैं यानी फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल हैं जो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो कोलूजन्स कहेंगे कोलिजन विच लीड टू द फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट molecule are called effective collisions। ये करें कोलिजन विच लीड टू फॉर्मेशंस ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन्स। ये वही मॉलिक्यूल हैं, फ्रैक्शंस वाले मॉलिक्यूल हैं, जो मॉलिक्यूल फ्रैक्शंस थे यानी E के पावर EA अपान RT वाले थे, यही मॉलिक्यूल हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो करते थे। तो बच्चों ध्यान रखिएगा, इस कोलिजन्स को इफेक्टिव कोलिजन कहेंगे, और साथ में ये ध्यान रखिए कहीं भी रिएक्शंस होगी तो उनके जितने मॉलिक्यूल हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होगी और सबका टक्कर भी सेम नहीं होगा। उनमें से कुछ ही मॉलिक्यूल का इफेक्टिव टक्कर होगा, इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे और वही प्रोडक्ट में चेंज करेंगे
और उन्हीं को बोलेंगे फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बच्चों ये एनसीईआरटी का इंटेक्स का सवाल है 4.9। अभी आपको फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल पढ़ाया, ये वही चीज़ है। क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शंस, क्या लिखा है? 2HI गैस से H2 गैस और I2 गैस ये दिया है इस 209.5 किलो जूल ये दिया है पर मोल, यानी आपका एक्टिवेशन एनर्जी दिया है किलो जूल पर मोल में दिया है। कह रहा है ये दिया है आपका टेम्परेचर्स, T दिया है 581 केल्विन दिया है टेम्परेचर। तो कह रहा है एनर्जी हैविंग इक्वल आर ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी। तो अभी मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था कि log F इजकल टू माइनस EA/2.303 RT। जो F की वैल्यू होती है यही तो फ्रैक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल था, तो यही को निकालना है, तो निकाल लीजिए। तो log F इजकल टू E माइनस E की वैल्यू दिया है, ये किस में दिया है? किलो जूल, तो इसको जूल में रख लो। तो 2.95 दिया है इंटू 10⁻³ दिया है ये अपान 2.303, ठीक है, इंटू 8 जूल में होता है 8.314 और T की वैल्यू दीजिए है वो दिया है 581, ये दिया है। बच्चों इसको अगर सॉल्व करते हो आप, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ऊपर कितना हो जाएगा? -209,500 और इसको अगर सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू होती है, जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपकी F की वैल्यू आएगी। तो पूरा डिवाइड करिएगा बच्चों, तो यह आ जाएगा log F इजकल टू, ये वैल्यू आएगी माइनस के साथ आएगा माइनस, ये जो काटेंगे आपको आएगा 18.83 आएगी। तो इसको लॉग को हटाना है, एंटी लॉग लेना है। तो हम ये आपको पढ़ाते हैं कि इसको एक होल नंबर बना लो। तो -18 ये है, तो इसका पूरा होल नंबर हो जाएगा 19, तो ये -19 होगा। इतने लाना है तो इसमें आप जोड़ दीजिए, कितना? 0.17 जोड़ दीजिए। अब यहाँ पे एंटी लॉग ले लीजिए, जो ये लिखा है वही ये भी लिखा है एंटी लॉग्स। तो एंटी लॉग लेंगे तो ये F हो जाएगा और ये आगे वाला पावर में जाता है तो 10⁻−19 हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो यहाँ इंटू हो जाएगा, कितना हो जाएगा? log 1 ये हो जाएगा लॉग। इसको अगर पूरा लिखना होगा तो ऐसे आप लिखेंगे, क्या कहेंगे? तो इसको हटाएंगे तो ये हो जाएगा 10⁻−19 ये, और होती है 1.4 और ये आगे लिखा है 10⁻−19। तो बच्चों ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर में इसके न्यूमेरिकल कराएंगे और ओरिएंटेशंस ऑफ मॉलिक्यूल का बताएंगे। बस ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा।